हाय गाइस, व्हाट्स अप। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक बस ड्राइवर की कहानी सुनने वाले हैं जो उसने महसूस किया। ये कहानी उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। कहानी शुरू होती है अब। मेरा नाम अरुण है। मेरा गांव और शहर के बीच लगभग 15 किलोमीटर की दूरी है। वहां जाने के लिए एक ही सहारा है, हमारी सरकारी बस। उस दिन मेरी नाइट ड्यूटी लगी थी। अमावस्या की रात थी। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और लगातार बारिश हो रही थी। सन्नाटा ऐसा कि दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता था। मेरे साथ उस रात कंडक्टर था रमेश। हम दोनों अक्सर एक ही ड्यूटी में रहते थे। बस में उस रात कुल 8-10 यात्री ही थे। बारिश और अंधेरे के कारण रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वाइपर लगातार चल रहे थे, लेकिन शीशे पे गिरती बूंदें और धुंध सब कुछ धुंधला कर देती थी। करीब 3 घंटे बाद जब हम कालेश्वर फाटा नामक स्टैंड पर पहुंचे, सारे यात्री उतर गए। अब बस पूरी तरह खाली थी। मैं और रमेश बस से उतरे और पास की चाय की दुकान पर चाय पीने लगे। मैंने रमेश से कहा, रमेश, क्यों ना हम यहीं से लौट जाएं? आगे घाटी का रास्ता है और इतनी बारिश में खतरा है। लेकिन रमेश ने गंभीर आवाज में कहा, भाई, डिपो मास्टर को क्या जवाब देंगे? चलो, जैसा भी है आगे बढ़ते हैं। चाय का आखिरी घूंट लेकर हम वापस बस में बैठे, इंजन स्टार्ट किया और सुनसान हाईवे पर निकल पड़े। लेकिन दोस्तों, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस रात उस वीरान घाटी में हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जिसे सोचकर भी आज मेरी नींद उड़ जाती है। बस खाली थी, कोई भी यात्री अंदर नहीं था। रमेश ने गुस्से से दरवाजा बंद किया और बड़बड़ाता हुआ मेरे बगल की सीट पर आकर बैठ गया। पीछे जल रही हल्की रोशनी भी उसने बुझा दी। हम धीरे धीरे बस स्टैंड से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी बारिश में भीगते हुए एक बुजुर्ग आदमी और औरत अचानक बस के सामने आ गए। मैं चौंक गया। ऐसा लगा मानो वो दोनों कहीं से अचानक प्रकट हुए हों। शरीर पर पुरानी त्रिपाल की चादर ओढ़ी हुई थी और भीगने से उनकी हालत खराब थी। मैंने रमेश से कहा, दरवाजा खोल, इन्हें अंदर आने दे। पूछ कहां जाना है? रमेश ने उठकर दरवाजा खोला। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, हमें घनघोर घाट जाना है। रमेश ने चौंक कर जवाब दिया, रात में घाट पर बस नहीं रुकती। ऊपर से डिपो से साफ आदेश है कि इतनी रात को घाट में उतरना मना है। बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, बेटा, हमारी मजबूरी है। मेरी पत्नी बीमार थी, उसे शहर के अस्पताल ले गया था। लौटने में देर हो गई। अब इतने रात गए कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। तुम भी किसी के बेटे हो, हमारी मदद करो। उनकी बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने रमेश से कहा, ठीक है, इन्हें बैठने दे, लेकर चलते हैं। दोनों बुजुर्ग चुपचाप पिछली सीट पर जाकर बैठ गए। बस आगे बढ़ी। बाहर मूसलाधार बारिश और काली रात। पहाड़ी रास्ते पर हर मोड़ डरावना लगता था। मैंने बस का वेग थोड़ा बढ़ा दिया। तभी अचानक बस के पीछे से एक भारी सा धमाका सुनाई दिया। ऐसा लगा जैसे कुछ जमीन पर गिरा हो। मैंने बस धीरे कर दी। रमेश उठा और पीछे की ओर गया। उसने हल्की पीली रोशनी जलाई। वहां फर्श पर एक भारी भरकम बैग पड़ा था। बैग का मुंह खुला था और उसमें से नोटों की गड्डियां बाहर झांक रही थीं। रमेश घबराकर बोला, अरुण भाई, ये तो पैसों से भरा बैग है। उसने बुजुर्ग जोड़े की ओर देखा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो दोनों अपनी सीट पर सिर झुकाए गहरी नींद में सो रहे थे। बस सुनसान घाटी की ओर बढ़ रही थी। रमेश मेरे पास आया। उसने बैग खोला और उसमें भरे नोट देखकर हम दोनों की आंखें चौंधिया गईं। मैंने बस वहीं सड़क पर रोक दी। मन ही मन एक लालच भरी आवाज उठी, रोज रात भर बस चलाने पर जितना मिलता है उससे कहीं ज्यादा तो इस बैग में है। अगर ये पैसा हमारा हो जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। रमेश ने मेरी ओर देखते हुए कहा, अरुण भाई, सोच क्या रहे हो? इसे छिपा देते हैं, कौन जान पाएगा? मैंने थोड़ी झिझक के बाद हामी भर दी।
हम दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, जैसे अचानक हमारी किस्मत खुल गई हो। पीछे देखा तो वो बुजुर्ग दंपत्ति अब भी उसी तरह बैठे थे, आंखें बंद, मानो गहरी नींद में हो। मैंने फिर से इंजन चालू किया और घाट की ओर गाड़ी बढ़ा दी। लेकिन तभी मुझे एक अजीब बात महसूस हुई। पूरा रास्ता खाली था, ना कोई ट्रक, ना कोई गाड़ी, ना कोई हेडलाइट, मानो पूरी घाटी सिर्फ हमारी बस के लिए ही हो। मैं सोच में डूबा ही था कि घनघोर घाट प्रारंभ का बोर्ड सामने दिखा। सावधानी से मैंने पहला मोड़ लिया। बारिश अब थम चुकी थी, पर ऊंचे धबधबों से गिरता पानी बस पर पड़ते ही एक डरावनी गड़गड़ाहट पैदा कर रहा था। रमेश मेरी सीट के पास आ गया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई धीरे चला, यह घाट बड़ा खतरनाक है। मैंने सिर हिलाया और धीरे धीरे बस आगे बढ़ाई। काले अंधेरे में बोगदे, मोड़ और घाट की सरपट चढ़ाई। हम दोनों के दिमाग में बस वही बैग और उसमें भरा पैसा घूम रहा था। हर नोट जैसे हमारे सपनों को सच करने का वादा कर रहा था। तभी अचानक मुझे अपने कंधे पर एक और हाथ महसूस हुआ। मैंने समझा शायद रमेश होगा, लेकिन रमेश तो सामने खड़ा था। मेरे कान के बिल्कुल पास एक धीमी, कांपती हुई आवाज आई, बस यहीं रोक दे बेटा। मैं सिहर उठा। यह आवाज उस बुजुर्ग महिला की थी जो पीछे बैठी थी। डर और घबराहट में मैंने बस किनारे रोक दी। पीछे देखा तो वो दोनों धीरे धीरे खड़े हुए और बोले, चलो पोरा, अब हमें नीचे उतार। मैं स्तब्ध रह गया। रमेश बैग हाथ में दबाए चुपचाप खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। बस के भीतर फैली मंद रोशनी में उनके चेहरे अब मुझे साफ दिखाई दे रहे थे। और दोस्तों, वो चेहरा इंसानी बिल्कुल नहीं था। उस रात हमारे पास बस में एक पैसों से भरा बैग भी था। मन ही मन मैं खुद को कोस रहा था कि क्यों इस बैग को अपने साथ रखा, क्यों मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। मुझे लग रहा था मानो मेरी दुर्बुद्धि ही हमें इस मुसीबत में घसीट लाई हो। उसी वक्त वो बूढ़ा और बूढ़ी हमारी तरफ देखकर बोले, अरे बाबा जल्दी नीचे उतर जाओ, अभी धर करके बड़ी भूस्खलन होने वाली है। मेरा मन बार बार चेतावनी दे रहा था, मत उतर अरुण, यह सही नहीं है। लेकिन तभी मेरे कानों में एक अजीब सरसराहट गूंजने लगी, जैसे कोई विशालकाय चट्टान धीरे धीरे खिसक रही हो। मैंने बिना देर किए रमेश का हाथ पकड़ा और उसे बस से नीचे खींच लिया। दोनों बुजुर्ग हमें तुरंत आगे ले गए और दोस्तों, कुछ ही पलों में वो मंजर मेरी आंखों के सामने आया जिसे सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारी बस के ठीक सामने से एक विशाल चट्टान नीचे आ गिरी। धड़ाम की आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल कांप उठा। हमारी आंखों के सामने ही सड़क का बड़ा हिस्सा टूटकर खाई में समा गया। अगर हम बस में बैठे रहते तो शायद आज जिंदा ना होते। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हमारी बस ज्यों की त्यों खड़ी थी। ना उसके शीशे टूटे, ना ही उसकी बॉडी को कोई नुकसान पहुंचा। बस वहीं उसी जगह पर खामोशी से खड़ी थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। मैंने कांपती आवाज में उन दोनों से पूछा, आपको कैसे पता चला कि ये धर करके चट्टान गिरेगी? बूढ़े ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बाबा हम यहीं के हैं, हमारे पूर्वज भी इसी जंगल में रहते थे। हम प्रकृति की हर हलचल को पहले ही महसूस कर लेते हैं, इसलिए हमने तुम्हें समय रहते नीचे उतारा। इतना कहते ही बूढ़ी औरत फिर से चिल्लाई, अभी पीछे हटो और धर करके चट्टान गिरने वाली है। हम सब तुरंत और पीछे हट गए और कुछ ही क्षणों में एक और बड़ी चट्टान सीधे बस के बाजू से आ गिरी। यह सब देखकर मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मेरे हाथ से पैसों का बैग लगभग गिर ही गया था। अब रात गहरी चुकी थी। आसमान में बादल और अंधेरा और सड़क पर पसरा सन्नाटा। हमारी बस की लाइट्स भी बुझ चुकी थी। तभी उस बूढ़े ने अपनी पोटली से एक पुरानी स्टील की लालटेन निकाली और जलाकर हमारे सामने रख दी। उसकी मंद रोशनी में हम सब एक दूसरे का चेहरा देख पा रहे थे। बूढ़ा बोला, बाबा अब यहां रुकना खतरनाक है, हमारे साथ चलो, हमारे छोटे से घर में रात बिताओ, सुबह होते ही सुरक्षित रास्ते से अपने गांव निकल जाना। मेरे मन में संशय था, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। रमेश ने भी सहमति में सिर हिला दिया।
आखिरकार हमने वही किया। बैग को कसकर पकड़ते हुए हम दोनों उस अजनबी बूढ़े बूढ़ी के साथ जंगल के अंदर की पगडंडी पर निकल पड़े। दोस्तों, वो रास्ता इतना फिसलन भरा और खतरनाक था कि जरा सा भी संतुलन बिगड़ता तो सीधे नीचे गहरी खाई में मौत हमारा इंतजार कर रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो बूढ़ा और बूढ़ी नंगे पांव होने के बावजूद ऐसे चल रहे थे मानो ये उनका रोज का रास्ता हो। उनकी चाल देखकर साफ लग रहा था कि वो लोग इस घाटी के स्थायी रहवासी हैं। हम सब उनके पीछे पीछे सावधानी से चल रहे थे। मेरे हाथ में छोटी सी बैटरी वाली लालटेन थी और उसी की हल्की रोशनी में हम चारों आगे बढ़ रहे थे। अचानक हमारी नजर पड़ी उस पगडंडी पर, जहां धुंधली रोशनी में किसी जंगली जानवर की छाया दिखाई दे रही थी। हम सब ठिठक गए, लेकिन अगले ही पल उस बूढ़ी औरत ने एक अजीब सी आवाज निकाली और वो जानवर मानो पलक झपकते ही गायब हो गया। दोस्तों, ये मेरी जिंदगी का पहला अनुभव था जब मैंने महसूस किया कि इस जंगल में कुछ तो अजीब है। मैंने पीछे पलट कर देखा तो रमेश यानी कि कंडक्टर पैसों से भरा बैग कसकर पकड़े हुए था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मैंने उसे फटकारा, अरे बेवकूफ, भूतों के पास बैटरी कहां होती है? आज अगर इन दोनों ने हमें बचाया ना होता तो हम भी उसी घाटी में गिरकर भूत बन गए होते। अब चुपचाप चल, जरा भी जुबान मत खोल। इतना कहकर मैं फिर से उन दोनों के पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर बाद हमें चर करके तेज आवाज सुनाई दी, मानो किसी गाड़ी ने अचानक ब्रेक मारा हो। लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई गाड़ी ना कोई इंसान। बूढ़ा धीरे से बोला, जरा सावधान रहना, आगे लकड़ी का पुल है। यह हमारी जिंदगी भर की पगडंडी है। इस पुल को पार करते ही तुम्हें हमारा घर दिख जाएगा। हमने किसी तरह उस डगमगाते पुल को पार किया और दोस्तों, जैसे ही मैंने बैटरी की रोशनी आगे फेंकी, मेरे रोंग उसने एक घूंट भी नहीं लिया। मैंने झुंझला कर कहा, क्या हुआ, क्यों नहीं पी रहा? उसने धीरे से फुसफुसाया, अरुण, हो सकता है इसमें कुछ मिलाया हो। आखिर हमारे पास पैसों का बैग है, कहीं ये दोनों हमें धोखा देने वाले तो नहीं? उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गया। क्या सचमुच उस पानी में कुछ था या फिर ये मेरा वहम था? उस वक्त मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या इन बूढ़े बूढ़ी को सचमुच पता है कि इस बैग में पैसे हैं? लेकिन उनके चेहरे देखकर लग रहा था कि उन्हें कुछ भी अंदाजा नहीं है। वो तो जैसे सादे सीधे गांव वाले हों। बूढ़ी औरत ने हम दोनों के लिए गर्मा गर्म खाना बनाया। हमने पेट भरकर खाया और वहीं आसन डालकर बैठ गए। लेकिन रमेश, कंडक्टर, अब भी बैग को अपनी गोद में कसकर पकड़े बैठा था। उसकी आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन वो नींद को जबरदस्ती रोक रहा था। इतने में बूढ़ा बाबा बोला, बेटा, बैग अंदर रख दो, सुबह जाते समय ले लेना, यहां बाहर ऐसे रखने से जानवर छेड़ देंगे। लेकिन रमेश तुरंत बोला, नहीं बाबा, रहने दीजिए, ये बैग मेरे पास ही अच्छा है। बूढ़ा हंसते हुए बोला, ठीक है बेटा, तुम्हारी मर्जी। फिर सब चुप हो गए। मैंने रमेश को धीरे से समझाया, सो जाओ यार, इतना शक मत कर। वो दोनों भले लोग हैं, उन्हें नहीं पता इसमें क्या है। सच कहूं तो अभी तक उन्होंने हमारी जान ही बचाई है। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, मेरी नजर झोपड़ी के कोने पर टंगी लालटेन की ओर गई। उस हल्की रोशनी में मुझे साफ दिखा, बूढ़ी औरत की आंखें खुली थीं। वो हमें घूर रही थी और यकीन मानिए दोस्तों, उसकी निगाहें ऐसी थीं मानो उसे सब पता हो, हमारी हर बात, हर राज। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। क्या वो वाकई सोई नहीं थी? क्या उसने रमेश और मेरे बीच हुई सारी बातें सुन ली? वो रात मेरे लिए जिंदगी की सबसे अहम रात थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं अब भी उसी झोपड़ी में पड़ा था। लेकिन जैसे ही चारों ओर नजर घुमाई, मेरा कलेजा कांप गया। झोपड़ी का दरवाजा आधा खुला था। बगल में रमेश, कंडक्टर, सोया होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह खाली थी। मैं घबराकर उठ बैठा और झोपड़ी के अंदर झांकने लगा, मगर वहां कोई नहीं था। मेरा डर अब और गहराने लगा। घबराहट में मैं बाहर निकला। झोपड़ी के सामने वही कुत्ता चुपचाप बैठा था जो पूरी रात वहीं पहरा दे रहा था। इतने में सामने से बूढ़ी औरत आती दिखी। उसके सर पर हरी हरी घास का बड़ा गट्ठर था। लेकिन दोस्तों, उस पल मेरा दिल मानो गले में अटक गया, क्योंकि झोपड़ी के पीछे से एक अजीब आवाज आ रही थी, छन छन,
जैसे कोई तेज धार वाला औजार किसी पत्थर पर घिस रहा हो। मैं कांपते कदमों से पीछे गया तो देखा बूढ़ा बाबा अपने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े पत्थर पर उसकी धार तेज कर रहा था। मेरे हाथ पांव ढीले पड़ गए, माथे से पसीना टपकने लगा। उधर वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके सर पर रखा घास का गट्ठर अब मुझे घास नहीं बल्कि मृत शरीर का ढेर लग रहा था। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में घुसी जा रही थीं। उस पल मुझे लगा मैं आधा मर ही गया हूं। रात का सन्नाटा था। झोपड़ी के पीछे की खड़खड़ाती आवाज अचानक बंद हो गई। तभी मेरे सामने रमेश आया, एक हाथ में टॉर्च और दूसरे में पैसे की एक थैली। उस पल मेरा दिल मानो थम सा गया। सारे डर, सारी फालतू चिंताएं क्षण भर में गायब हो गईं। मैंने अपने दोनों हाथों से अपने गाल थपथपाए और खुद से कहा, मैं पागल नहीं, मैं बस सच देख रहा हूं। रमेश ने मुझे देखते ही गंभीर नजरों से कहा, चलो अब जल्दी तैयारी करो। मैंने धीरे धीरे अपनी चीजें संभाली। बाहर देखा तो अरुण ने अपना पूरा चेहरा ढक रखा था और मेरी आने की राह देख रहा था। मैं जैसे ही पास आया उसने मुझे टॉर्च हाथ में देते हुए कहा, तुम जल्दी जाओ, हाथ पांव धोकर तैयार हो जाओ। हमारा वाहन पुराने बाबा के पास था। जैसे ही हम पहुंचे उन्होंने गहरी नजरें डालकर कहा, यह रात की घटना बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। उस रात का दृश्य और भी अजीब था। अरुण ने 100 रुपए की नोट मेरी हथेली पर रखी और फिर वही नोट वापस अपने हाथ में ले ली। उसने गंभीरता से कहा, इतने पैसे किस काम के लिए दे रहे हो? पर ध्यान रखना, ये पैसे तुम्हें सुरक्षित रखनी होगी। हमने धीरे धीरे घाट की ओर रुख किया। रात की अंधेरी सड़कें हमारे चारों ओर सन्नाटे में घुली हुई थीं। हर पेड़, हर झाड़ी जैसे किसी अदृश्य ताकत का डर पैदा कर रही थी। हमारे कदमों की आहट, हवा की सरसराहट और दूर कहीं भूतिया सी आवाजें, सब कुछ हमारे इर्द गिर्द गूंज रही थीं। रात की वो सच्चाई, वो अनुभव, वो डर मानो हमें कभी भूलने ना देगा। हर मोड़ पर, हर सायादार कोने में कुछ अजीब सा दिख रहा था और मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि क्या हम सुरक्षित वापस पहुंच पाएंगे। रात का अंधेरा घना था। हम आधा घंटा पैदल चलते रहे। अपने पांव की आवाजें केवल हमारे कानों में गूंज रही थीं। जैसे ही हम उस पुराने रास्ते पर पहुंचे मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई झोंपड़ी नहीं, कोई मटारा नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमने अपने पैरों को रोककर ध्यान से देखा। तभी हमारी नजर उस जगह पड़ी जहां कल रात कुछ अजीब हुआ था। उस जगह पर एक बैग फटा पड़ा था और उसमें से पैसे बाहर बिखरे हुए थे। आसपास की धूल पर सफेद निशान थे, जैसे कोई वहां कुछ छुपा कर गया हो। मैंने अपने साथी रोहन से पूछा, तुमने कभी ये बैग यहां रखा था? रोहन ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और कहा, नहीं, मैंने कभी यहां बैग नहीं रखा। तभी मेरे मन में डर की लहर दौड़ गई। अगर ये हमारे बीच का कोई नहीं कर सकता तो कौन कर गया होगा? मेरी नजर उस अंधेरी झोंपड़ी की ओर गई जो अब सिर्फ अंधकार में गायब हो चुकी थी। रात भर हमें अजीब सी आवाजें सुनाई देती रहीं, कभी फुसफुसाहट, कभी खटखट की आवाज। मैं और रोहन डर के मारे एक दूसरे को पकड़कर खड़े थे। लेकिन तभी मैंने महसूस किया कि उस भले आदमी ने, जिसे हम जानते थे, शायद कुछ छुपा रखा था। अगर वो जानता तो शायद इतनी बड़ी गलती ना होती। हमने निर्णय किया जो भी पैसा वहां था उसे सही हाथों में लौटाना ही सही होगा। रोहन ने धीरे से कहा, शायद यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। जैसे ही हम उस जगह से हटे, सामने से एक पुरानी एसटी रिपेयरिंग वाली गाड़ी आई। ड्राइवर ने हमें देखते ही राहत की सांस ली। शायद उसने भी हमारे डर को महसूस किया होगा। दोस्तों, ये मेरा सच का अनुभव है। रात का सन्नाटा, अजीब आवाजें और उस फटे बैग का रहस्य, सब कुछ अब भी मेरे दिमाग में ताजा है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइए और हाँ, ऐसे और अनुभव सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।